हेलो चिल्ड्रेन, आज बताना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन उसको कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम एक बताए थे कोई सर्कुलर कॉइल का, यदि कोई सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, बताए थे म्यू नॉट बाई 2 NI बाई R, जहां म्यू नॉट हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और R हो गया इसका रेडियस। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 2 NI बाई R। इसी तरह यदि कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NI। इसका रेडियस है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस है A, तो 2 पाई NI A स्क्वायर। ये सेंटर से एक्सिस पर ये डिस्टेंस है x, तो कहते हैं A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये होता है सर्कुलर कॉइल के कारण करंट फ्लो हो रहा है I। तो सर्कुलर कॉइल के कारण इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। इसी तरह एक और हम लोग निकाल सकते हैं, यदि कोई स्टेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इससे यदि हम R डिस्टेंस पर कोई हम एक पॉइंट लेते हैं, तो R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। I बाई A, जहां A इसका डिस्टेंस हो गया, I है स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि कोई स्टेट कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो उससे A डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, 2I बाई A। तो लास्ट डे हमें भी बताए थे कि इसको हम लोग कंपेयर करते हैं गॉस थ्योरम से। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ यूज करते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग बायोट सेवार्ट लॉ यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बताए हैं कि कुछ सिंपल केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं कूलम्स लॉ से, लेकिन जहां कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ज होता है तो कॉम्प्लिकेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं गॉस थ्योरम। उसी तरह यदि कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है
जैसे कोई सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या कोई स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये सिंपल केस के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट बायोट-सेवार्ट लॉ से। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, कॉम्प्लिकेटेड करंट होता है, तो वहां हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बायोट-सेवार्ट लॉ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक और नियम है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं गॉस थ्योरम, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। पहले हम लोग देखें कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या। देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है। देखिए कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। इसमें ए जो है, जिस तरह वहां हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां क्या कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। उसी तरह वहां टोटल फ्लक्स लेते हैं, यहां हम लोग लाइन इंटीग्रल लेते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। करंट में यदि म्यू नॉट टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लाइन इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। तो यही है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि हाँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हमको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हमको पहले प्रूफ करना है। तो इसका पहले प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं एक स्टेट कंडक्टर ले लेते हैं। एक स्टेट कंडक्टर है, सीधा करंट है, सीधा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो कहता है इससे मान लेते हैं कि ए डिस्टेंस पर, इससे इसका मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर, या ए डिस्टेंस कहिए चाहे आर डिस्टेंस कहिए, इससे आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है पी। पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, मान लेते हैं बी है, बी है। तो क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी let a state conductor carrying current I। कहता है मैग्नेटिक फील्ड at a distance r, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, v है। तो सबसे पहला बात हमको करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड ए क्लोज पाथ। क्लोज पाथ हम एक बनाते हैं, इसके चारों तरफ एक हम क्लोज पाथ बनाएंगे, एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे। तो एक छोटा सा हम इसका एलिमेंट ले लें डीएल। तो कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, तो कहता है इस मैग्नेटिक फील्ड और ये जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, इसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह गॉस थ्योरम में क्या है,
गॉस थ्योरम में है फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स का वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। यहां है लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ। तो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी अराउंड ए क्लोज पाथ इन ए वैक्यूम। इसका टोटल लाइन इंटीग्रल क्या होता है क्लोज पाथ का, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज करंट। तो इसका टोटल लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा, टोटल लाइन इंटीग्रल क्या करेंगे, इसको हम लोग बी डॉट डीएल इंटीग्रेट कर देंगे, बी डॉट डीएल इंटीग्रेट कर दिए। तो जैसा कि अभी हम बताए थे कि स्टेट कंडक्टर के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए डिस्टेंस। यदि ए है तो ए लिखेंगे, आर है तो आर लिख देंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i इंटू आर। और क्या है, इसको डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, यदि ये ऊपर है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेंगे, ये अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर की ओर है, लेंथ का भी डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो यहां थीटा हो जाएगा cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 हो गए, तो cos 0 हो गए। पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लें, या इसको हम लोग इधर मिटा दें। यही कह रहा है कि ये वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई के बराबर होता है। तो जरा इसको हम लोग देखिए पहले, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 4 पाई, 2i कांस्टेंट है, ये भी बाहर कर दिए, r को बाहर कर दिए, cos 0 1 हो गया, वो तो 0 हो जाएगा, dl म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई r। जरा देखिए, r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया म्यू नॉट। तो यही है टोटल लाइन इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, तो करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। दिस इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, यही प्रूव्ड हो गए। अब ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को हम लोग यूज कर करके कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही हमको स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हम लोग अभी लिए थे, इसी का हमको मान लेते हैं निकालना है। जरा देखें कैसे निकलेगा।
लोग जरा देखें, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का क्या एप्लीकेशन है। इसके आधार पर हम किसी का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पहला देखिए, पहला हम लोग देखें, पहला देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। क्या कहता है, एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, करंट फ्लो हो रहा है I, तो कहेगा कि इससे R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, तो P के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ निकालना, यूज करना है। अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I के बराबर होता है। ये B का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिए dl, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B जिसका वैल्यू हमको निकालना है। वहां हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, यहां इसको एम्पीरियन लूप बोला जाता है। इसके चारों तरफ हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एक एम्पीरियन लूप बनाइए, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B, तो B dl, देखिए B भी वेक्टर क्वांटिटी है, dl भी वेक्टर क्वांटिटी है। ए भी dl का डायरेक्शन होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, B का भी डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। एक कॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, म्यू नॉट I हो गया। ये तो B कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dl हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया, म्यू नॉट I हो गया। B, ये dl को इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई r हो गया, म्यू नॉट I हो गया। तो B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, या इसी को हम लोग कर सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I r हो गया। तो कोई स्टेट कंडक्टर के कारण
कोई स्टेट कंडक्टर है, कोई स्टेट वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर होता है। अब इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो थंब के डायरेक्शन में हम लोग करंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंदर की ओर हो जाएगा। यही यदि नीचे की ओर रहता तो बाहर की ओर होता। राइट हैंड थंब रूल हम लोग इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? कहता है राइट हैंड थंब के डायरेक्शन में यदि करंट हम लोग रखें तो यह जो फिंगर है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ऊपर की ओर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो गया, करंट यदि नीचे की ओर हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर हो गया। मतलब थंब यदि हमारा करंट के डायरेक्शन में रहेगा तो ये जो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। दूसरा हम लोग एप्लीकेशन देखें, एक है सोलेनॉइड के कारण हम लोग निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। पहले देखिए सोलेनॉइड कहते किसको है? सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड क्या है? इस तरह का जो एक क्या है, सोलेनॉइड का मतलब होता है कोई इंसुलेटेड वायर है, कोई इंसुलेटेड वायर को इस तरह हेलिक्स के तौर पर हम लोग बना दें, इस तरह हम लोग बना दें, करंट फ्लो हो रहा है आई, इसी को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। हियर आई क्या है? करंट का वैल्यू है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड, फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग अब यहां एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करना है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी ड्रॉ एम्पीरियल लूप, रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप। ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर
एम्पीरियन लूप ABCD, एक एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन EA, एम्पीरियन लूप ABCD। अब जरा हम लोग अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? टोटल लाइन इंटीग्रल B.dl क्या होता है? म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इसको हम लोग, ये जो क्लोज लूप है, इसको हम लोग 4 पार्ट में कर दें। A से B तो हो जाएगा B.dl, A से B मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इसका लेंथ मान लेते हैं कि A है, L लेंथ है, तो B.dl ये cos 0 हो जाएगा। B से C B.dl मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये लंबाई हो गया इधर, तो ये हो गया cos 90 हो जाएगा। C से D B.dl ये फिर हो जाएगा 180 हो जाएगा। D से A B.dl ये फिर cos 90 हो जाएगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और लेंथ का डायरेक्शन इधर है, फिर cos 90 डिग्री हो जाएगा। और ये म्यू नॉट, ये क्या है? I। टोटल लंबाई कितना है? L। तो नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा? देखिए हमारा n है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है n, तो n लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया? n इंटू L। तो एक टर्न में अमाउंट ऑफ करंट हो रहा है I, तो नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ेगा अमाउंट ऑफ करंट उतना ही बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न हो गया NL, तो NL इंटू I हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया B.dl cos 0 1 हो गए। ये क्या है? cos 90 0 हो गए, cos 90 0। और ये कहता है C से D बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लोज के बाहर, मतलब यह जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। इसलिए यहां B का वैल्यू 0 हो गया, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फिर एक cos 90 0 हो गया, म्यू नॉट n L इंटू I। B यहां से यहां तक का, A से B तक का, A से B तक का टोटल लंबाई कितना है? L। तो B इंटू L, म्यू नॉट n L I। L से L कट गया, तो B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट n I। तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट n I, जहां म्यू नॉट है परमिबिलिटी है, n हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I क्या है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये आपको हो गया सोलेनॉइड के कारण। अब एक और है, एक और क्या एप्लीकेशन है? नेक्स्ट का एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरोरॉइड। टोरोरॉइड क्या होता है?
देखिए अभी हम बता रहे थे कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट फ्लो हो सकता है। इसी को हम हेलिक्स के रूप में, स्प्रिंग के रूप में बना देते हैं। इस तरह बना दिए, इसको हम लोग कहेंगे सोलेनॉइड कहेंगे। अब यही सोलेनॉइड को क्या कर दिए, एक सर्किल के रूप में बना दिया। सोलेनॉइड को एक सर्किल के रूप में बना दिए। कैसे? इस तरह बना दिया। ये देखिए, ये जो हेलिक्स था, ये जो स्प्रिंग के तार तौर पर था, बना हुआ था वायर का, इससे करंट फ्लो हो रहा है। इसको इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं टोरेरॉइड। तो अब कह रहा है कि टोरेरॉइड के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए। आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट, amount of current flowing through toroid। n क्या है? number of turns per unit length। number of turn per unit length। अब हम लोग जरा अप्लाई करें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? टोटल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होगा। देखिए, ये डिस्टेंस, रेडियस यदि आर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बी का डायरेक्शन और ये स्मॉल लेंथ लेंगे डीएल का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई। करंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न कितना है? तो नंबर ऑफ टर्न एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो एन नंबर ऑफ टर्न, तो टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर टोटल लेंथ हो जाएगा। इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न n है, तो टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू n, और जितना नंबर ऑफ टर्न होता है उतना ही करंट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न में हम लोग करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न हो गया 2 पाई आर इंटू एन, और करंट से मल्टीप्लाई कर दिए, आई हो गया। ये बी कांस्टेंट है, बाहर हो गए।
ये dl हो गया, cos 0 1 हो गया, म्यू नॉट 2 पाई r n i b। अब यहां लेंथ को टोटल इंटीग्रेट करेंगे फिर 2 पाई r हो गए, 2 पाई r म्यू नॉट 2 पाई r n i, 2 पाई r कट गया, b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट इंटू n i, जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I क्या है अमाउंट ऑफ करंट, टोरेरॉइड में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई होता है। तो ये संयोग है कि टोरेरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके पहले जो सोलेनॉइड देखे, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड के भाग के, चाहे सोलेनॉइड हो चाहे टोरेरॉइड हो, ये सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है। तो ये हो गया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, वह करंट कैरिंग कंडक्टर या तो हो सकता है सर्कुलर कॉइल हो सकता है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, कोई स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सोलेनॉइड में यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, टोरेरॉइड देखे टोरेरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप निकालने के लिए जान गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई चार्ज है, कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज। तो कोई मूविंग चार्ज है, उस मूविंग चार्ज को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहले से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। जिस तरह याद है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखते थे तो वहां फोर्स लगता था Q इंटू ई। उसी तरह यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई मूविंग चार्ज को रखेंगे तो फिर इस पर फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।